वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर एनसीईआरटी हाईलाइट से कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला। यहाँ पे भी हमने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर ये पढ़ लिया था कि सेल क्या होता है, सेल किस किस फेज में कैसे कैसे डिवाइड करता है। अगेन जो डायग्राम था एनसीईआरटी का G1 फेज, S फेज, G2 फेज वाला, वो हमने समझ लिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे G0 फेज से। अगेन G0 फेज क्या होता है ये मैंने पिछली बार भी समझाया था, वो मैं फिर से समझा देती हूँ। G0 फेज एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे जो हमारा सेल होता है वो एक इनएक्टिव स्टेज में होता है, मतलब उसके अंदर काम करने की क्षमता है लेकिन वो काम नहीं करेगा। थोड़ा सा सेल आलसी हो जाता है, वो बोलता है कि मेरी अभी इनएक्टिव स्टेज चल रही है, मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ। इसका मतलब जो सेल होगा वो अपनी इनएक्टिव स्टेज के अंदर होगा, लेकिन सेल जो होगा मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। क्या हम कहेंगे कि ये सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या ये सेल इनएक्टिव स्टेज में होते हैं? सही। G0 फेज में जो सेल होता है वो G1 फेज को एग्जिट कर जाता है, लेकिन सस्पेंड नहीं करेगा। देखना दोनों वर्ड में अंतर है। अगर मैं कहूं कि क्या G0 फेज के अंदर सेल G1 फेज को सस्पेंड कर जाता है? बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट। लेकिन क्या ये एग्जिट कर जाता है? यस, एग्जिट कर जाता है। एनसीईआरटी पढ़ते हैं। सम सेल इन एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट द डिवीजन। जैसे कि हमारे हार्ट सेल, हार्ट एंड लीवर के सेल होते हैं, वो जनरली डिवीजन नहीं कर रहे होते हैं। एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, मतलब हार्ट सेल के अलावा और भी बहुत सारे सेल हैं जैसे कि हमारे लीवर के सेल, वो क्या करते हैं? ओकेजनली डिवाइड करते हैं, मतलब नॉर्मली वो सेल डिवाइड नहीं कर रहे। मान लो कभी कोई टिश्यू रप्चर हो गया, कभी डिवीजन की जरूरत पड़ी रिपेयरिंग के लिए, तो उस वक्त वो सेल डिवाइड करेंगे। ओकेजनली डिवाइड करते हैं लेकिन हमेशा डिवाइड नहीं कर रहे होते। एज नीडेड टू रिप्लेस द सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी और द सेल डेथ। मान लो किसी टिश्यू को कोई हमारे इंजरी हो गई है, अब कोई टिश्यू रप्चर हो गया है, तो उसको सही करने के लिए वो सेल जो है वो डिवाइड करेगा। या फिर कोई सेल जो है अगर उस सेल की डेथ हो गई है तो फिर से नया सेल बनाने के लिए सेल डिवीजन होगा, सेल ग्रोथ होगी। ठीक है। द सेल डू नॉट फर्दर एग्जिट द G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, जिसे हम क्यूसेंट स्टेज कहते हैं। मतलब जब वो सेल डिवाइड कर रहे होंगे किसी इंजरी या फिर सेल डेथ की वजह से, तो उस वक्त वो G0 स्टेज की तरह वर्क नहीं करते, उस वक्त वो डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन डू नॉट फर्दर डिवाइड एंड एग्जिट G1 फेज टू एंटर द इनएक्टिव स्टेज, जिसे हम G0 स्टेज कहते हैं। सेल ऑफ दिस स्टेज जो होते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, मतलब उनके अंदर काम करने की क्षमता है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस दे आर कॉल्ड ऑन टू डू सो। मतलब जब तक बॉडी उन्हें कहेगी नहीं कि भाई डिवाइड हो जाओ, तब तक डिवाइड नहीं होंगे, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है सिर्फ और सिर्फ हमें डिप्लॉयड सोमेटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। डिप्लॉयड यानी कि 2n जो होता है, सोमेटिक यानी कि ऐसे सेल जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल की बात, रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा बाकी जितने भी सेल होते हैं वो सारे सोमेटिक सेल होते हैं। ठीक है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो माइटोसिस होता है वो बेसिकली एनिमल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है, लेकिन कभी कभी जो माइटोसिस है वो हैप्लॉयड सेल में भी हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेल हनीबीज की, तो मेल हनीबीज या फिर मैं ड्रोन बोल दूं उन्हें, तो उनके अंदर जो नॉर्मल सेल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉयड होते हैं, सिर्फ N होता है, इसलिए उनके अंदर माइटोसिस भी N के अंदर ही होता है। अब क्योंकि जो मेल होगा वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है बी में, इसलिए वो हैप्लॉयड होता है। जबकि जो फीमेल हनी भी होती है या फिर क्वीन होती है वो हमेशा फर्टिलाइजेशन से बनती है, इसलिए वो डिप्लॉयड हो जाती है। ठीक है। वर्कर बी भी हमारी डिप्लॉयड होती है, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ मेल या फिर ड्रोन्स जो होते हैं हनी बी में वो हैप्लॉयड होते हैं, बाकी जितनी भी फीमेल होंगी, भले ही वो क्वीन हो, भले ही वो वर्कर बी हो, डिप्लॉयड होगी। अब हमने सेल डिवीजन किया। जब मैं बात करूं प्लांट के अंदर सेल डिवीजन की, तो जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं वो हैप्लॉयड में भी देखने को मिलते हैं और डिप्लॉयड सेल में भी देखने को मिलते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द एम फेज। एम फेज को बेसिकली माइटोसिस फेज ही कहते हैं, मतलब
माइटोसिस फेज कहते हैं एम फेज को। ये सबसे ज्यादा ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो काम हो रहा है सेल का, जो मेन डिवीजन वाला वर्क हो रहा है वो इसी फेज में हो रहा होता है। उससे पहले जो इंटरफेज हो रहा होता है उसके अंदर सेल सिर्फ अपने आप को इस एम फेज के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम, क्योंकि जितने पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, डिवाइड होने के बाद दोनों डॉटर सेल के अंदर उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, इसलिए इस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस को और क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। 4 स्टेजेस होती है कैरियोकाइनेसिस की। देखो, जब सेल डिवाइड होगा पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हमारा प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज और उसके बाद आता है टीलोफेज। सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है। वेरी क्लियर कट लाइन आप कभी भी नहीं बना सकते हो 2 स्टेजेस के बीच में, मतलब आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि प्रोफेज मेटाफेज के बाद यहाँ के ऊपर प्रोफेज खत्म हुआ और यहाँ पे मेटाफेज शुरू हुआ, ऐसे हम बता नहीं सकते। अब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में होता क्या है वो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, बाकी डीपली एनसीईआरटी तो हम रीड करने ही वाले हैं। अगर किसी को भी एनोटेटेड एनसीईआरटी चाहिए ये वाली, प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक सेकेंड ना, जो प्रोफेज होता है उसके अंदर क्या होता है? कंडेंसेशन चल रहा होता है। सबसे पहले सेल है हमारा, वो प्रोफेज में होगा। प्रोफेज में अपने मटेरियल को कंडेंसेशन करेगा, यानी कि एक सेल के अंदर, ध्यान से सुनना, एक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जितना भी अमाउंट होता है सब कुछ सूखने लगता है। सूखने के बाद स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन के बाद सेंट्रोसोम अलग अलग पोल की तरफ जाते हैं। देखो, सेल के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पड़े होते। जब कंडेंसेशन होता है तब हमें वो क्रोमोसोम दिखने शुरू होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल क्या होता है? देखो, मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, सेंट्रोसोम होता है, वो 2 अलग अलग पोल पे गया। ये क्रोमोसोम यहाँ पर बीच में कब रहेगा? तब रहेगा ना जब यहाँ से इन पोल्स के ऊपर से कोई धागे टाइप रस्सी आके इनको यहाँ पर पकड़ के रखेगी, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रोसोम अपने अपने पोल्स के ऊपर फिक्स है। इनको पकड़ के रखने के लिए कोई ना कोई धागा चाहिए। अब ये जो धागा होगा इसको हम क्या कहेंगे? स्पिंडल फाइबर कहेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या होगा? जो सेल के अंदर न्यूक्लियोलस था वो हट जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा प्रोफेज के अंदर ही, और न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो भी टूट जाएगी। तो अभी हमने जो न्यूट्रल सेल था उसको हमने सब कुछ तोड़ दिया, कंडेंसेशन कर दिया, और सेंट्रोसोम जो था उसको हमने अलग अलग पोल के ऊपर भेज दिया। अब उन सेंट्रोसोम को बोला कि तुम जो है स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू करो, सिर्फ बनाना शुरू करो। अगला फेज शुरू हुआ, मेटाफेज आया। मेटाफेज में हमने कहा कि जो स्पिंडल फाइबर बने थे उन्होंने क्रोमोसोम को एक इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अलाइन कर दिया। सारे क्रोमोसोम बीच में आए सेल के, ये हमारे स्पिंडल लगे, और यहाँ पर हमने लगा दिया था सेंट्रोसोम, ठीक है। ऊपर सेंट्रोसोम, नीचे भी सेम स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल इसका, मैं ऊपर से समझा रही हूँ भी। देखो, ऊपर सेंट्रोसोम, बीच में स्पिंडल फाइबर, और ये हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। इन क्रोमोसोम को बिल्कुल लाइन वाइज लाइन ऐसे अरेंज करके रखते हैं और इक्वेटरी पे, यानी कि एकदम सेल के बीच में अलाइन कर देते हैं। तो जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है वो इक्वेटोरियल प्लेट जैसा दिखता है। किस में दिखता है हमें स्ट्रक्चर? मेटाफेज में दिखता है। अब हमारी मेटाफेज प्लेट बन गई। जब ये क्रोमोसोम इस तरह एक प्लेट की तरह अलाइन हो जाते हैं तब हम इनको क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट कहते हैं। फुल्ली अटैच्ड स्पिंडल फाइबर होते हैं, मतलब जब प्रोफेज में क्या हुआ था ना, सेंट्रोसोम ने स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू किया था। सेंट्रोसोम बिल्कुल इस क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर को अब पूरा अटैच कर देंगे। सिर्फ अटैच हुआ है, लेकिन अभी भी जो हमारे क्रोमोसोम है वो बिल्कुल उसी प्लेट के ऊपर है। उसके बाद काइनेटोकोर के ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल बाइंड हो जाते हैं, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर आए हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के ऊपर बाइंड होते हैं। देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मान लो ये कोई एक क्रोमोसोम है, ये मेरा दूसरा क्रोमोसोम है, मेरे पास कुछ है नहीं। मान लो ये दूसरा क्रोमोसोम है, ऐसे, ये देखो, रुको मैं बताती हूँ।
देखो ये एक क्रोमोसोम दिख रहा है, ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। ये दोनों जहां पर जुड़े हुए हैं, ये देखो जहां पर ये जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पे दोनों क्रोमोसोम के ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये जुड़े हुए हैं। अब जो स्पिंडल फाइबर होता है वो इनको यहां से पकड़ के नहीं रखता है। देखो ये क्रोमोसोम ऐसे, स्पिंडल फाइबर यहां से पकड़ के नहीं रखेगा। इस सेंट्रोमियर के आसपास इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। मान लो ये वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो मेरी अंगुली है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, वो इनको ऐसे पकड़ के रखेगी। अरे यार सीधे रहो ना, ठीक है। मान लो ये क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये मेरी अंगुली जो है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, सेंट्रोमियर नहीं है, उसके आसपास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। अब इस काइनेटोकोर से हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। इतना मैंने क्यों बताया, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सेंट्रोसोम से या फिर सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, ठीक है। इक्वल पुलिंग होती है दोनों पोल से, मतलब यहाँ पे जो सेंट्रोसोम था, यहाँ पे सेंट्रोसोम था, बीच में हमारे क्रोमोसोम थे, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आए थे। तो जो ये स्पिंडल फाइबर है, दोनों पोल पे जो क्रोमोसोम है, इन स्पिंडल फाइबर की मदद से क्रोमोसोम को बिल्कुल ही इक्वल साइड से पुल करने की कोशिश करते हैं। इससे बीच शुरू हो जाता है हमारा एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और क्रोमेटिड माइग्रेट कर जाते हैं अपोजिट साइड में। क्या होता है मैं समझाती हूँ। दो क्रोमोसोम थे, मान लो ये क्रोमोसोम, ये मेरा हाथ दूसरा क्रोमोसोम, सॉरी ये क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के मान लो ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये मेरा हाथ दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड उसका। अब दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कर जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे ये देखो, अब ये ऐसे हो जाएंगे, समझ गए, एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे हो जाएंगे। सेंट्रोमियर जो है, मतलब ये जो बीच में जहां पर ज्वाइन था ना सेंट्रोमियर, जिसके आसपास काइनेटोकोर था, वो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। अब जो क्रोमेटिड है, यहाँ पे जो हमारा सेंट्रोमियर था, यहाँ पे हमारा स्पिंडल फाइबर था, सेंट्रोमियर स्प्लिंडर फाइबर, और ये हमारा एक सिस्टर क्रोमेटिड। पहले ऐसे क्रोमोसोम था, एक नीचे चला गया एक ऊपर चला गया, अब इसको ऐसे करके ये ऊपर खींच लेगा, ठीक है। अभी हम डायग्राम में उसको और भी ज्यादा डीपली समझेंगे, तब बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाकी हम शॉर्ट नोट से इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे। वैसे एनसीईआरटी में ही ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा जब हम इसके डायग्राम की समरी देखेंगे। अभी इतना ध्यान रखो, हमने क्या पढ़ा शुरुआत से, प्रोफेज से शुरू हुआ था। सबसे पहले न्यूट्रल था हमारे पास एक सेल के अंदर न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था और सारे के सारे सेल ऑर्गेनेले थे। जितना भी साइटोप्लाज्म था सारा का सारा कंडेंस होना शुरू हुआ। जो क्रोमोसोम थे धीरे धीरे अब हमें दिखने शुरू होंगे, क्योंकि कंडेंसेशन के बाद ही वो हमें दिखेंगे। उसके बाद मैंने बोला कि न्यूक्लियोलस को डिसअपेयर करना है, न्यूक्लियर एनवेलप को हमें डिसअपेयर करना है, जो सेंट्रोसोम है उनको सेल के दोनों अलग अलग पोल के ऊपर भेजना है। अब सेंट्रोसोम को कहना है कि स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू करो, स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू करो। उसके बाद मेटाफेज शुरू हो जाता है। मेटाफेज कहता है कि जो भी क्रोमोसोम है उनको इक्वेटर के ऊपर अलाइन करना पड़ता है। देखो दोनों क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर के ऊपर अलाइन हो जाएंगे सारे क्रोमोसोम। यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर और ये हमारे स्पिंडल फाइबर ऐसे अरेंज हो जाएंगे। जो प्लेट बनेगी क्रोमोसोम की उसे हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। कहाँ बनती है, सेल के इक्वेटर पे बनती है। अटैच हो जाते हैं इनसे स्पिंडल फाइबर पूरी तरह। जो स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में बनने शुरू हुए थे मेटाफेज में पूरे अटैच हो जाते हैं। उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से नहीं बल्कि काइनेटोकोर से अटैच होते हैं और दोनों पोल की तरफ से इक्वल पुलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एनाफेज शुरू होता है। एनाफेज के अंदर जो होता है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होने लग जाते हैं। अब जो सिस्टर क्रोमेटिड यानी कि एक ही क्रोमोसोम के अंदर जो दो होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो ऐसे करके स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे। जो एक सेंट्रोमियर दोनों के बीच में था वो भी दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा और स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। अब अलग अलग पोल से जो हमारे सेंट्रोमियर थे वो क्रोमेटिड्स को खींचना शुरू करेंगे और ये क्रोमेटिड जो पहले बीच में थे उन्हें जब ये स्पिंडल फाइबर के ऐसे जब ये खींचना शुरू करेंगे तभी ऐसे ऊपर चले जाएंगे पोल्स के ऊपर। इतना हुआ। अब जब दोनों साइड में चले गए तो टीलोफेज आता है। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो रीअपेयर करना शुरू करता है। जो न्यूक्लियर एनवेलप प्रोफेज के अंदर डिसअपेयर हो गया था उसे हमने रीअपेयर किया। क्रोमोसोम जो कंडेंस हमने कर दिए थे उसको हमने डीकंडेंस किया।
न्यूक्लियोलस जो हमने डिलीट कर दिया था, जो हमने डिसअपेयर कर दिया था, उसको हमने फिर से रीअपेयर किया हमारे 2 सेल के दोनों न्यूक्लियस के अंदर। और जो स्पिंडल फाइबर हमने सेल डिवीजन के टाइम बनाए थे, उनको कह दिया कि भाई अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम गायब हो जाओ, डिसअपेयर कर दिया। और हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या मिल गया, हमको 2 डॉटर न्यूक्लियाई मिल गए। ठीक है, अब इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। प्रोफेज से शुरू करते हैं। प्रोफेज जो होता है फर्स्ट स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस का माइटोसिस में। फॉलो करते हैं एस फेज और G2 फेज को, मतलब पहले G1 फेज होगा, उसके बाद S फेज होगा, उसके बाद G2 फेज होगा, उसके बाद M फेज शुरू होता है। M फेज के अंदर सबसे पहला फेज हमारा प्रोफेज होता है, तो G2 फेज के बाद डायरेक्ट प्रोफेज स्टार्ट होता है। कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन का पहला स्टेप होता है किसमें, माइटोसिस के अंदर। जो S और G2 फेज होते हैं उनके अंदर जो नया डीएनए बना है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है बट इंटरवाइंड होता है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल, मतलब अब प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम का मटेरियल जो भी है वो कंडेंस करना शुरू करेगा। क्रोमोसोमल मटेरियल अनटेंगल्ड हो जाता है, धीरे धीरे खुलने लगते हैं, भाई सुलझने लगते हैं। क्रोमेटिन पूरी तरह से कंडेंस हो जाता है। जो हमारा सेंट्रोसोम है जिससे हमने एस फेज के टाइम डुप्लीकेट किया था, अब अलग अलग पोल की तरफ जाना शुरू कर देगा। प्रो फेज में स्पेशली होता है क्या, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस हुआ, बी कंपोज्ड ऑफ द 2 क्रोमेटिन अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, और फिर सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। सेंट्रोसोम जो होता है वो पोल की तरफ जाएगा, अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे दोनों। हर एक सेंट्रोसोम जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकालना शुरू करते हैं जिन्हें हम एस्टर कहते हैं। 2 एस्टर मिलके स्पिंडल फाइबर के साथ माइटोटिक अपैरेटस बनाते हैं। अब ये क्या होता है, इधर देखो, ये देखो स्ट्रक्चर। अगर किसी को पेन वाले आईडी से समझ ना आया हो तो इस बार हम कलाकृति डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, क्या हुआ था, ये मेरा पूरा एक क्रोमोसोम था, ये पूरा एक क्रोमोसोम था। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर ये इसका एक सिस्टर क्रोमेटिड था, ये इसका दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड था। बीच में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा सेंट्रोमियर था, और इसके आसपास ये जो 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हमारा काइनेटोकोर था। ठीक है, काइनेटोकोर के बाद आता है ये जो नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ सेल वाला। इसको अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे आ गए थे क्रोमोसोम क्योंकि बीच में है तो वो इक्वेटर पे है। ऐसे ही हमने मेटाफेज प्लेट बनाई थी। अब यहाँ पे ये आ गए थे स्पिंडल फाइबर जो कि दोनों साइड बने थे, इधर भी स्पिंडल फाइबर बने। किससे पकड़े हुए हैं, सेंट्रोसोम से पकड़े हुए हैं, सेंट्रियोल भी कहते हैं इनको। ठीक है, अब एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, ये सुंदर सा इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पिंडल फाइबर मिलके, जिसे हम एस्टर कहते हैं। अगर ये 2 होते हैं तो दोनों मिलके माइटोटिक अपैरेटस बनाते हैं, एक एस्ट्रल अपैरेटस बना देते हैं। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इतने सुंदर तरीके से अरेंज नहीं होते, इसलिए ये स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए ये कोई भी एस्ट्रल अपैरेटस नहीं बनाते हैं, माइटोटिक अपैरेटस नहीं बनता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं जो सेल होता है प्रोफेज के एंड में। अगर मैं किसी भी सेल को एक बार इसको टेस्ट करके देख, प्रोफेज के एंड में अगर मैं सेल को किसी भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो मुझे ना तो उसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस दिखेंगे, ना मुझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, ना न्यूक्लियोलस दिखेगा, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखेगा। इसका मतलब अब हम शुरू करेंगे मेटाफेज। सबको हटाना ही था, सब हट गए, अब मेटाफेज शुरू करते हैं। मेटाफेज जो है प्रोफेज के बाद सेकंड फेज होता है हमारे माइटोसिस का। इसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट कौन से फेज में होता है, मेटाफेज में होता है। कंडेंस होने के बाद ये क्रोमोसोम इजीली माइक्रोस्कोप के नीचे दिख सकते हैं। जो स्टेज होती है मेटाफेज की उसे हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिलायबल मानते हैं कि भाई इस स्टेज के अंदर हम क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को इजीली पढ़ सकते हैं। स्मॉल डिश शेप स्ट्रक्चर जो
सेंट्रोमियर के सरफेस पे मिलता है वो क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। मैं बता चुकी हूँ 2 से 3 बार कि काइनेटोकोर क्या होता है। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर ऑफ द क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई द इक्वेटर विथ वन क्रोमेटिड, ईच क्रोमोसोम connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole to its sister chromatid connected by its kinetochore to the spindle fiber of the opposite pole। अब ये क्या होता है, इतनी भारी अंग्रेजी जो इन्होंने लिख रखी है, कुछ ज्यादा हार्ड मतलब नहीं है इसका। ये कह रहा है, देखो इस डायग्राम को देखो, ये कह रहा है कि देखो जो ये क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर है, इसके पास ये जो पिंक जैसे आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर डिस्क जैसे, वो क्या है, हमारे काइनेटोकोर है। अब एक साइड पे पोल 1 पे हमें जो सेंट्रोमियर दिख रहा है, पोल 2 पे भी हमें सेंट्रोमियर दिख रहा है। हर एक क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमेटिड जो होता है वो अपने एक काइनेटोकोर से दूसरी साइड जो होती है स्पिंडल फाइबर की, वो अटैच होती है एक पोल के सेंट्रोमियर से। अगेन स्पिंडल फाइबर की 2 साइड्स होती हैं, एक हर एक सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से अटैच होगी और दूसरी साइड जो होगी वो सेंट्रोमियर से अटैच होगी। एक सिस्टर क्रोमेटिड की जो सेंट्रोमियर से साइड अटैच है, दूसरे वाले सिस्टर क्रोमेटिड की वैसी साइड जो होगी वो दूसरे पोल के सेंट्रोमियर से अटैच होगी। सिंपल स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा है जो मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ। अब इस डायग्राम से और क्लियर हो गया होगा क्या स्ट्रक्चर है। The plane of alignment of the chromosome at the metaphase is referred to as metaphase plate। मेटाफेज प्लेट क्या होती है, इक्वेटोरियल के ऊपर अलाइन होना क्या होता है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट की फीचर है मेटाफेज के, ये भी हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट रीड कर लेते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर ऑफ द बोथ द पोल्स। ठीक है, अभी हमने स्ट्रक्चर से ये चीज समझ ली है, अगेन बस रिपीट हुआ है। एनाफेज की ओर चलते हैं। एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज के बाद एनाफेज आया। जो क्रोमोसोम मेटाफेज पे अलाइन हो गए थे अब वो अपने अपने पोल्स की तरफ जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेस स्प्लिट हो जाएंगे साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ होंगे। जो 2 डॉटर क्रोमेटिड्स थी अब उनको हम डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई का, अपने अपने पोल्स की तरफ माइग्रेशन शुरू करती हैं। एज द क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, सेंट्रोमियर भी स्प्लिट हो जाता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि उसे किस पोल की तरफ जाना है। एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है स्प्लिट हो जाता है, क्रोमेटिड्स भी होते हैं जो सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमेटिड मूव टू द अपोजिट पोल, क्रोमेटिड भी अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये देखो एनाफेज, एनाफेज में क्रोमेटिड अपनी अपनी तरफ आ गए। ये स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं आपको इधर, ये आपको इधर सेंट्रोमियर भी दिख रहा होगा, सेंट्रियोल भी दिख रहा होगा। जो टीलोफेज होता है लास्ट फेज है हमारे कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस का। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में एक फाइनल स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, इसके बाद सीधा साइटोकाइनेसिस होगा। क्रोमोसोम जो अपने अपने पोल्स के ऊपर जा चुके थे अब डीकंडेंस होना शुरू करेंगे। फिर से अब जो सेल है वो अपना न्यूट्रल सेल वाला स्ट्रक्चर लेने की कोशिश करेगा। क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देते हैं। इंडिविजुअल क्रोमोसोम अब आपको नहीं दिखेंगे। हर एक सेट जो क्रोमेटिन का है टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द 2 पोल्स। दोनों पोल पे चले गए ना, अब क्या होगा, अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, पहले वाले सेल की तरफ 2 सेल डिवाइड हो जाएंगे। इस डायग्राम में दिख ही रहा होगा है ना, ये देखो इधर दिख रहा है ये वाला। जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपोजिट साइड चले गए डिस्क्रीट एलिमेंट की तरह, मतलब क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, अब वो पहले की तरह नहीं रहेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। डिवाइड हो जाएंगे, वापस न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा तो 2 डॉटर न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएंगे। अब जो चीज़ बाकी थी, जो चीज़ हमने पहले डिसअपेयर की थी वो फिर से रीअपेयर हो जाएगी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या फिर न्यूक्लियस फिर से बन जाएंगे और अब हमारे पास 2 सेल होंगे। लेकिन
जब होंगे जब हम साइटोकाइनेसिस कंप्लीट कर लेंगे। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? माइटोसिस में जब न्यूक्लियाई डिवीजन के बाद हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेग्रीगेशन नहीं होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता है, जबकि एक सेकेंड ना, वीडियो माइटोसिस accomplish not only the segregation of the duplicated chromosome into the daughter nuclei, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस नहीं होता बल्कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन करके हम साइटोकाइनेसिस भी कर देते हैं। इन एनिमल सेल जो साइटोकाइनेसिस होता है वो फ्यूरो फॉर्मेशन के बाद होता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूरो फॉर्मेशन हो जाता है तब साइटोकाइनेसिस होता है। क्या मतलब है इस सेंटेंस का, इस पूरे पैराग्राफ का? पहले हम डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद हमें ये वाला पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ रीड ही करना रहेगा क्योंकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम पहले ही बना चुके होंगे। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। जो एनिमल सेल होता है, ठीक है, जो एनिमल सेल है उसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? एनिमल्स के पास क्योंकि कोई भी सेल वॉल नहीं होती है इसलिए इनके पास एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली, ये क्या करती है? ऐसे अंदर की साइड फोल्ड होना शुरू कर देती है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम सेल फ्यूरो कहते हैं। जब ये फ्यूरो फॉर्मेशन होता है एनिमल्स के अंदर तो धीरे धीरे करके बिल्कुल सेंटर तक डिवीजन हो जाता है और दो अलग अलग सेल हमें मिल जाते हैं। ठीक है, अब जो दो सेल हमें मिल गए, ध्यान रखना जब एनिमल के अंदर डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है, तब बाहर से अंदर की साइड होता है, टूवर्ड्स द सेंटर होता है। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है जो कि इस अंदर की साइड फोल्ड नहीं हो सकती। अब क्योंकि ये सेल को फोल्ड नहीं होने देगी तो इसके अंदर कोई भी फ्यूरो फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसलिए प्लांट के अंदर सेल प्लेट बनती है फ्यूरो बनने की जगह। ये सेल प्लेट जो होती है वो सेंटर से बनना शुरू होती है, इसलिए सेंटर से बनती है और पेरिफेरी तक जाती है। ध्यान रखो, सिंपल सी बात है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल है। एनिमल के अंदर फ्यूरो होता है, प्लांट के अंदर जो होता है वो सेल प्लेट बनती है फॉर साइटोकाइनेसिस। एनिमल के अंदर बाहर से अंदर काम हो रहा है, प्लांट के अंदर अंदर से बाहर काम हो रहा है। सिंपल। एनसीईआरटी पढ़ लेते हम। यहाँ तक देख लेते हमने कि एक फ्यूरो फॉर्मेशन होता है। फ्यूरो ग्रेजुअली डीपेंस अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, यानी कि फ्यूरो जो होता है वो बाहर से अंदर की साइड आता है और सेल के साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। प्लांट का जो सेल होता है वो एनक्लोज होता है एक रिलेटिवली इनएक्सिस्टेबल सेल वॉल में। सेल वॉल जो होती है वो अंदर की साइड फोल्ड नहीं हो सकती, इसलिए उनको जो साइटोकाइनेसिस करना होता है वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म से करना होता है। अब प्लांट का जो सेल है वो सेल वॉल बनाएगा और इसके अंदर जो डिवीजन होगा यानी कि जो साइटोकाइनेसिस होगा वो अंदर से बाहर की तरफ शुरू होगा और लेटरल एक्सिस्टिंग वॉल को यानी कि जो आसपास की वॉल है उनके तक पहुंच जाएगी। वो जो सेल प्लेट बनेगी ना वो बीच से शुरू होगी और आसपास की वॉल तक पहुंच जाएगी। सेल प्लेट जो बनेगी रिप्रेजेंट करती है मिडल लेमिला को, यानी कि जो प्लांट के सेल की लेयर्स होती है उसमें से जो मिडल लेमिला वाली लेयर होती है वो बेसिकली मॉडिफिकेशन करती है और सेल प्लेट बनाती है बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल एट द टाइम ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जिस वक्त साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा होगा, ऑर्गेनेले जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड जो होते हैं वो दोनों सेल के बीच में, दोनों डॉटर सेल के बीच में डिवाइड हो जाते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस जो होती है हो जाती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती। ऐसे सेल के अंदर क्या होता है, हमें सेल एक दिखता है लेकिन उसके अंदर क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हो चुकी होती है तो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका होता है, तो सेल एक दिखता है लेकिन न्यूक्लियस बहुत सारे दिखते हैं। ऐसी कंडीशन को हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को साइंटिफिक टर्म में हम कहते हैं कि सिंसीशियम बन गया, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इसका एग्जांपल है। इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि डिवीजन हो रहा है। साइटोकाइनेसिस
नहीं हो पाती, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होकर रुक जाती है, जिसकी वजह से सिंसीशियम वाली कंडीशन बन जाती है। ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होते हुए माइटोसिस की सारी जो भी सिग्निफिकेंस है कि माइटोसिस किस किस चीज़ में यूज़ होता है, या एक्चुअली वो सिग्निफिकेंस अभी कर लेते हैं। उसके बाद जो मियोसिस वाला फेज़ होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है माइटोसिस। बेसिकली जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है उसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, और ये डिप्लॉयड सेल तक होता है, रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि सिर्फ डिप्लॉयड सेल के अंदर माइटोसिस होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लोअर प्लांट्स हैं या फिर कुछ सोशल इंसेक्ट हैं जो कि हैप्लॉयड होते हुए भी माइटोसिस कर लेते हैं, जैसे कि मेल के अंदर जो मेल ड्रोन जो होते हैं हनी बी में, उनके अंदर होता है। ठीक है, माइटोसिस यूजुअली डिप्लॉयड डॉटर सेल बनाता है, जिनका जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा होता है। ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होती है वो माइटोसिस की वजह से होती है। ग्रोथ में जो सेल काम आ रहे होते हैं माइटोसिस की वजह से डिवाइड करते हैं। सेल ग्रोथ जिसकी वजह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हो गया है, उसको सही करने का काम भी किसका होता है, माइटोसिस का होता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है, डीपली मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में समझाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस जो है वो किसी भी सेल के रिपेयर करने में काम आता है। अगर कोई सेल, कोई टिश्यू रप्चर हुआ है तो उसको सही करने के लिए, उस पार्ट को सही करने के लिए कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस का डिवीजन होता है। जो एनिमल सेल के अंदर माइटोसिस कहाँ पे हो रहा है, अगर एपिडर्मिस की जो अपर लेयर होती है, जो हमारी स्किन होती है, उसकी जो अपर लेयर होती है, उसको सही करने का काम कौन कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है। सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट के अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। ब्लड सेल जो है कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, माइटोसिस की वजह से। प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ माइटोसिस होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जाम्पल क्या है, अपिकल मेरिस्टेम और लेटरल कैम्बियम है। ग्रोथ कंटिन्यूज इन प्लांट थ्रू आउट द ईयर। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही जो प्लांट होता है वो पूरी जिंदगी ग्रोथ करते रहते हैं। एनिमल के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होते, इसलिए इनकी जो ग्रोथ है एक डिफाइनेट एज, एक डिफाइनेट शेप, डिफाइनेट साइज पे आकर रुक जाती है। ये होता है माइटोसिस कंप्लीट। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, इतनी देर बैठे हो तो लाइक करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। इसके पहले की जो भी वीडियोस होगी अलॉन्ग विद द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, अगर किसी को पढ़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।